नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड काउंसलिंग को लेकर एक अपडेट या फिर एक व्हाट्सएप पे मैसेज और चल रहा है, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे है। और इसको लेकर बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं, उनके कमेंट आ रहे हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं। तो इसमें दोस्तों ये है मुख्य चीज़ कि अपात्र को लेकर जो है चल रहा है कि अपात्र ठहराया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये व्हाट्सएप पे आया हुआ, आपके पास भी आ गया होगा इस टाइप का। काउंसलिंग होने के बाद में ऐसा वो लेटर देते हैं अगर कोई कमी होती है तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम दिनांक 16/6/18 यानी जो पहली बार भर्ती आई थी वो तक बीएड के द्वितीय वर्ष में प्रवेश नहीं लिया था, क्योंकि बीएड के प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम 31/8 को घोषित हुआ, यानी कि बीएड मतलब उसकी कंप्लीट नहीं हुई, अतः प्रार्थी अपात्र रहती है। इसी प्रकार से पीजी का भी है, एमए का, एमएससी का, ऐसे 3-4 आए हुए हैं। तो वो मेरे पास है, परंतु हालांकि इसमें नाम भी हाइड किया हुआ है, इसलिए मैंने आपको एक ही दिखाया। आपको मैटर समझ में आ गया होगा और इसको लेकर आप अभी जो है आपके टेंशन भी चल रही होगी। तो पहली बात तो यही है दोस्तों कि आपको अपात्र बिना किसी कारण के आपको लिखित में दे रहे हैं वो कारण, इसलिए आपको ऐसे नहीं कि कोई छोटी मोटी गलती है तो आपको अपात्र ठहरा देंगे। अब हम इसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं कि ये क्यों ठहराया गया इसको अपात्र, क्या इसके पीछे कारण हो सकता है, हम संभावनाएं तलाश रहे हैं। हालांकि दोस्तों व्हाट्सएप की या जो वायरल चीज़ है वो कई बार फेक भी होती है, उस पर पूरी तरह से आप विश्वास नहीं करें। और ये भी हो सकता है कि उस विद्यार्थी का कोई विशेष कारण रहा हो, परंतु हम सबसे पहले नज़र डालते हैं। देखो ये जो वैकेंसी आई हुई है, विज्ञप्ति आई हुई है, उस पर नज़र डालते हैं अपन। देखिए ये है 13 अप्रैल की विज्ञप्ति आई हुई है, ठीक है। और इसमें ये जो पहली विस्तृत विज्ञापन, और ये आपको वो पद कोड बढ़ने, ये वीडियो में मैंने आपको लगाया था, और ये इधर आपके पद कोड होते हैं। अब इसमें देखिए शर्त क्या लिखी हुई है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड है और उसके अलावा स्नातकोत्तर यानी कि एमए या एमएससी या एमकॉम या उसके समतुल्य, चाहे उसमें 4 सेमेस्टर हो चाहे कुछ भी हो वो। दूसरा चीज़ क्या है कि शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ है ना तो भी वो फॉर्म भर सकता है, या सम्मिलित होने वाला है तो भी भर सकता है। और विस्तृत विवरण पत्र में आपको अभी उसमें नहीं करना, अभी उसमें नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि अब आप वहाँ संस्था प्रधान के हस्ताक्षर करवाएंगे, तो अब तो आप एमए कर चुके हैं, इसलिए वहाँ आपको नहीं लिखना है। परंतु उसे देखो, परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। सबूत का मतलब मार्कशीट दिखा दो कि ये रहा सबूत, और आप क्या दोगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप नोट कर लेवें, आप ध्यान में देख लेवें। परीक्षा से पूर्व यानी परीक्षा आपकी कब हुई, पहला पेपर आपका कब हुआ, या तो 3 को या 6 को या 9 जनवरी को हुआ 2020, उससे पहले दिन तक आपकी मार्कशीट यानी परीक्षा जो है वो अर्हता कैसे होती है, रिजल्ट आ जाना चाहिए आपका, चाहे आपने बीएड की हो या आपने लास्ट में एमए की हो या एमएससी या एमकॉम, यानी मैं एमए से बोल रहा हूँ, पीजी बोल रहा हूँ, तो आप समझ जाएं। तो ये कहने का मतलब परीक्षा से, विज्ञप्ति में लिखा हुआ है साफ साफ। अब हम आगे और देखते हैं शुद्धि पत्र, गड़बड़ कहाँ हो सकती है। और यहाँ देखो 1/7/2018 को आयु मानी है 21 से 40 वर्ष, क्लियर यहाँ तक आपके इसमें लिखा हुआ है विज्ञप्ति में कि परीक्षा से पूर्व है। आपके काउंसलिंग लेटर में प्रपत्र 1 में और प्रपत्र 2 में भी लिखा हुआ है, वहाँ कर्मचारी टिक लगाएंगे, वो भी उसमें लगाएंगे और आप भी उसमें लिखेंगे कि क्या प्राप्त था परीक्षा तिथि, ठीक है। अब फिर वो गड़बड़ कहाँ आ रही है, तो ये देखिए, अब हम इसका देखते हैं शुद्धि पत्र। इस शुद्धि पत्र में जो है आपके लिखा हुआ आप देख सकते हैं, आपको इसकी तारीख वगैरह सारी दिखाते हैं। ये शुद्धि पत्र आया था, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को तो पता तो चला होगा सभी को कि इसमें पोस्ट तो शायद नहीं बढ़ाई थी, केवल ये किया था 19/9/2019 को आया, यानी लगभग कितना, 1 साल बाद, 1 साल बाद से भी ज़्यादा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिल गया था, तो इसलिए ईडब्ल्यूएस यानी आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सको, एक तो ये, फिर कैटेगरी चेंज कर रहे हैं या एमबीसी, तो साथ ही साथ आपने पहले कोई गलती कर दी, या पहले मान लीजिए आपके पीजी चल रही थी और अब कंप्लीट हो गई, तो आप एडिट भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये मौका मिला था, और नए लोगों को भी मौका दिया गया कि नए लोगों को भी आने दो, क्योंकि 1 साल हो गया, 1.25 साल हो गया, तो बहुत सारे नए लोग भी आ गए, तो उन्होंने भी डिमांड की कि हमें भी शामिल करो। तो इस आधार पे क्या हुआ कि 26 जून से 18 से बढ़ाकर 12/10/2019 कर दी गई।
ठीक है। अब देखिए, नाम, फोटो और हस्ताक्षर के अतिरिक्त सभी प्रकार का संशोधन आप कर सकते हैं। यानी आपने अगर पहले आवेदन कर दिया तो भी आप नाम, फोटो, हस्ताक्षर कला, मान लो आप अपनी कैटेगरी है, आप अपनी योग्यता में है चेंज, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने करना था कर दिया, नहीं करना था तो नहीं किया कि चलो अपने पढ़ा है, ओके है। EWS के तहत आरक्षण हेतु पात्र उन सबको करना था, ठीक है। EWS में टिक कर दिया होगा जो भी है। अब वो जो मामला है रिजेक्ट वाला, उसमें देखिए ये जो 7 नंबर पॉइंट है ये आड़े आ रहा है। आयु और वांछित शैक्षणिक योग्यता। आयु मान लीजिए 21 से 40, या फिर आप ओवरेज हो रहे हो उस स्थिति में। और शैक्षणिक योग्यता का मतलब PG और BEd। उसमें अपात्र अभ्यर्थी, यानी जो पहले में अपात्र थे वो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन करना आवश्यक है। अब ये लाइन तो इन्होंने डाल दी, पर इस लाइन में 2-3 अपन जो है इसका अगर पोस्टमार्टम करें तो 2-3 बातें इसमें क्लियर हो रही है कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पे अपात्र कैसे हुआ। अपात्र वो तभी माना जाएगा जब वो फाइनल ईयर में एडमिशन नहीं लिया। देखो उसमें लिखा हुआ था ना कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठ चुका है। देखो एक बार मैं आपको पुनः दिखाता हूँ यहाँ लाइन कि देखो इसमें अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो, शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में। अंतिम वर्ष का मतलब या तो BEd फाइनल ईयर 2 साल की है तो, 1 साल की है तो कोई दिक्कत नहीं, और या फिर MA उसमें सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति आवेदन कर सकता है। अब हम बात करें वहाँ पुनः है कि वो अपात्र कैसे माना जाएगा कि मान लीजिए अंतिम वर्ष में नहीं हुआ, MA प्रीवियस में हुआ है तो वह अपात्र था ना। अब उसको क्या करना था, उसको ये करना था कि जब फॉर्म एडिट हुआ तो उसको अपना एडिट कर देना था कि भाई मैं परिवेश में नहीं, अब मैं फाइनल में आ गया हूँ, ठीक है। तो फाइनल वाला तो पात्र है और फॉर्म भरने के लिए पात्र है। अब ये नहीं है कि मैंने MA का फॉर्म ही नहीं भरा और मैंने फॉर्म फर्स्ट ग्रेड का लगा दिया, या मान लो मेरी BA ही नहीं है, 12वीं पास हुई और फर्स्ट ग्रेड का भर दिया। भरने के लिए तो भर दो, पर वहाँ फिर बैठने थोड़ी देंगे परीक्षा में, अपात्र घोषित हो जाओगे आप। तो अब यहाँ बात आपके थोड़ी समझ में आई होगी कि अपात्र अभ्यर्थी यानी अपात्रता का निर्धारण कैसे हो रहा है, फाइनल ईयर के आधार पे। हालांकि अंतिम रूप से अपात्रता का निर्धारण होगा परीक्षा की तिथि से, रिजल्ट जो जो परीक्षा हुई RPSC की वो। तो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन करना आवश्यक है। अब यहाँ देखो पुनः आवेदन शब्द आया, जबकि यहाँ होना चाहिए था उन्हें संशोधन करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आवेदन का भी ऊपर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक ही बार आवेदन करें। अगर वो 2 विषयों से आवेदन कर रहा है कि मान लीजिए इतिहास से भी, राजनीति विज्ञान से भी, तो उसको 2 फॉर्म भरने होंगे और दूसरे वाले फॉर्म में पहले वाले फॉर्म की एप्लीकेशन ID लगानी होगी और उसको फीस भी दोबारा देनी होगी, डबल देनी होगी। तो आप आवेदन तो कर ही नहीं सकते, आप केवल संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ शब्द संशोधन जो है वो होना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, इतनी जटिल भाषा को अभ्यर्थी समझ भी नहीं पाता है। और तीसरी बात कि जब विज्ञप्ति का शुद्धिकरण हुआ तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि हमने पहले भर रखा है, हम EWS में है नहीं, तो दोबारा संशोधन की क्या आवश्यकता है। कई लोग दूर दराज के होते हैं, गाँव के होते हैं, उनके पास कई बार ई-मित्र की सुविधा नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा दोस्तों? तो ऐसी स्थिति में अब RPSC यहाँ नियम के उपनियम को मान रही है और सीधी सीधी बात इतनी है काउंसलिंग लेटर में और यहाँ विज्ञप्ति में लिखी हुई है कि परीक्षा की तिथि तक। अब आप क्या करेंगे? तो अब देखो दोस्तों, आपको वो ये नहीं है कि आप सीधे घबरा जाएं और आपको अपात्र कर देंगे। आप पहले वहाँ काउंसलिंग में जाएं और वो आपको समझाएंगे, कारण आपको संतुष्ट करेंगे कि इस वजह से आपको किया जा रहा है। फिर आपके पास आप उनसे कंसीडर करें कि नहीं मेरी जो है मुझे जानकारी नहीं थी, आपकी कोई मान लो त्रुटि रह गई, भूल रह गई, आपको पता नहीं था, समझ में नहीं आया, तो पहले वैसे करें। फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर ज़्यादातर विद्यार्थी जो है न्यायालय की शरण में जाते हैं। तो वो तो अब आपको आगे निर्णय लेना है। परंतु जो अपात्रता का है तो इसमें पहली बात तो ध्यान में रखें, व्हाट्सएप पे पूरी बात क्लियर नहीं हो पाती, फेक भी हो सकता है या फिर उसमें अभ्यर्थी का कोई और कारण भी रह सकता है। फिर भी अगर आप इस स्थिति में आ रहे हैं तो आपको काउंसलिंग में जाना चाहिए, वहाँ से वार्तालाप करनी चाहिए, फिर आपको कुछ आगे पता चलेगा कि क्या होता है। तो आपके काफ़ी कुछ मैटर क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।